मंदार, आज फिर बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर इंसाफ का कत्ल हो रहा है। मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में कुछ बदमाशों ने 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के एकमात्र गवाह को गोली मारकर हत्या कर दी। पहले मामला वापस लेने और सुलह करने की धमकी देते रहे बदमाश, और जब इससे काम न बना तो 33 साल के अशबाब की गोली मारकर हत्या कर दी। अशबाब की हत्या की केस की सुनवाई ये से चंद दिन पहले ये घटना हुई है और 25 मार्च को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन मंदार, जैसे आप कह रहे थे, सुनवाई से पहले ही अशबाब की हत्या यहाँ कर दी गई। इस घटना से यही मालूम होता है कि यूपी में गुंडों के हौसले अब भी बुलंद है और इंसाफ हर पल दम तोड़ते हुए दिख रहा है। मुजफ्फरनगर की इसी बड़ी खबर पर आज हम अपने पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर दंगे के गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खतौली इलाके में पुलिस स्टेशन से महज कुछ मीटर की दूरी पर मुजफ्फरनगर दंगे के एकमात्र गवाह अशबाब की 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अशबाब को 5 गोलियां मारी गईं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी का कहना है कि अशबाब को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी। सहदेव, टोनी, बल्लू, अजीत सब नुका मेरे पीछे लग रहे। मैं केस में वारिस हूँ, केस मेरे उस दम पे चल रहा तो नुका मुझे मारने की धमकी दे रहे। वे नु कह रहे थे आपका केस पे आने नहीं देने के, तुझे आपका गवाही नहीं करने देने के, तुझे मार देंगे, तुझे रास्ते में गोलियों से मार देंगे, नु कह रहे थे वे। अच्छा, कब आपसे लास्ट टाइम उन्होंने बताया था कि धमकी? पहले ही, मरने से 10 मिनट पहले ही मेरे से बात हुई। फैसला कर लो वरना मार देंगे हम। अशबाब को लगातार कुछ ऐसी ही धमकी मिल रही थी। बार बार अशबाब पर गवाही न देने और मामले में समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। नहीं, धमकी बराबर आ रही थी जी, पर हमने पुलिस को नहीं बताया। डरावा था ना, यो बीच में बताया जी उनने। उसे खड़सी पे रोका गया था लोंडो को। फिर नको भाई फैसला कर रहे कि नहीं कर रहे। इनने नो कहा नको भाई मेरे पापा जी करेंगे, मैं क्या करूं। उन्हें कहो तो मेरे पे क्यों जोर दे रहे। ये अशबाब आखिर था कौन और क्यों बदमाशों ने इसकी हत्या कर दी? असल में मुजफ्फरनगर में साल 2013 में सांप्रदायिक दंगों में मारे गए 60 से ज्यादा लोगों में अशबाब के 2 भाई भी थे। उस दंगे में 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। दंगे में अपने भाइयों के हत्यारे का एकमात्र गवाह था अशबाब। इसी महीने 25 तारीख को उस केस की सुनवाई भी थी। खतौली कोतवाली के पुलिस अधिकारी का कहना है कि अशबाब की मौत की जांच के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा कि अशबाब या उसके परिवार ने कभी भी पुलिस स्टेशन में धमकी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। इसमें काफ़ी हद तक हम लोग नज़दीक आ गए हैं। 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं इसके वर्कआउट करने के लिए, और काफ़ी सारा इसमें सर्विलांस के थ्रू काम चल रहा है, और मेरे विचार से बहुत जल्दी ये केस वर्कआउट हो जाएगा और मुलजिम हमारी गिरफ्तार होंगे। 6 महीने से तो लगभग मैं भी हूँ और मेरी संबंध में बात भी हुई है इससे पहले, लेकिन कभी उसने इस तरह की कोई आशंका जाहिर नहीं की थी। कोर्ट में मामले की तारीख आने से पहले ही बदमाशों ने अशबाब की मौत की तारीख बंदूक से लिख दी। मिरर नाउ का बड़ा सवाल, इतने संवेदनशील मामले के मुख्य गवाह को पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? आलोक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। जी, और आपने देखा होगा कि किस तरह से अपनी गवाही के पहले ही अशबाब की जिंदगी छीन ली गई है। और हम सीधे चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक के पास। आलोक, जबकि आप लगातार वहाँ के लोगों को मिल रहे हो, अशबाब की परिवार से भी आपकी बात हो चुकी है, पुलिस से बात हो चुकी है, क्या कहना है पुलिस का? आसपास के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना के बाद? देखिए मंदार, ये घटना जो है वो सोमवार शाम को हुई थी, जब ये अपने काम से वापस लौट रहा था। ये बेसिकली दूध की डेयरी में काम करता था अशबाब, और ये दूध की डेयरी में काम करके वापस लौट रहा था। तभी इसके ऊपर कुछ लोग आए हैं, कुछ बंदूकधारी लोग थे, जिन्होंने इसके ऊपर लगातार फायरिंग की और जिसके कारण इसकी डेथ हो गई। पुलिस ने एक सीसीटीवी रिकवर किया है जो कि वहीं पर लगा हुआ था एक दुकान पे,
और उस सीसीटीवी में दिख रहा है कि कुछ लोग उसके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। गोली लगने के बाद ही तुरंत उसकी मौत हो जाती है। जब हमने यहाँ पर पुलिस से बात किया कि क्या कारण रहा है, तो एक ही बात समझ में आती है कि ये एक विटनेस था जो कि 2013 में दंगे भी हुए थे उसी दौरान, और उसी दौरान इसके 2 भाइयों का भी कत्ल हुआ था। जब हमने पुलिस से और तरीके से बात की तो पुलिस वालों ने ये बताया कि उस दंगे से उनके भाइयों की जो हत्या हुई है वो अलग बताया, अलग उसका कोई लेना देना नहीं है। उनका ये कहना है कि 2013 में जब दंगे हो रहे थे उसी दौरान इनके भाइयों का किसी के साथ कुछ अपना पर्सनल एनिमिटी जिसको हम कहते हैं, पर्सनल उनका कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण उन्होंने उनके भाइयों को मारा था। उनका कुछ दंगे से नहीं लेना देना है, और उनका ये भी कहना है कि उस मामले की पूरी चार्जशीट हो गई है, और उस चार्जशीट में भी उन्होंने ये बात सामने किया है कि दंगे से उसमें नहीं था, इनका पर्सनल एनिमिटी के कारण उनके भाइयों की मर्डर हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस दौरान जिस टाइम पे ये वायलेंस हो रहा था, उस दौरान कई सारे लोगों की, दोनों तरफ से अगर मैं बात करूं तो दोनों समुदाय के लोगों की कई जगह मारपीट हुई, कई जगह कुछ लोगों की हत्याएं भी हुई। और उसी दौरान इसी फैमिली की अगर बात करूँ तो अशबाब की फैमिली एक टाउन में रह रही थी जिस टाउन में उसके भाई का मर्डर हुआ था, और उस टाउन से शिफ्ट होकर के उनको दूसरे टाउन में आना पड़ा था क्योंकि लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। और उस दौरान पूरे एरिया में, इनफैक्ट उनके ही गांव में और उनके गांव के आसपास के जितने भी गांव थे सभी जगह इस तरह की समस्या थी कि वहां पर टेंशन हो गई थी। और जहाँ तक अगर हमने इनकी फैमिली से बात की तो फैमिली वालों का ये कहना था कि हमारे भाइयों का कत्ल जो हुआ था, पुलिस ने बाद में इन लोगों को धमका करके इसको दूसरा पर्सनल एनिमिटी बना दिया, जबकि उनका जो बेसिक कारण था वो दंगे ही बताए गए थे। ये पूरी फैमिली का कहना है। बहरहाल ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब हमने और पुलिस वालों से बात किया तो पुलिस वालों ने कहा कि हम इस मामले की तह तक जा रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लियर ये पिक्चर नहीं हो पाई है कि किसने मारा है। क्या वही लोग थे जिन्होंने इनके भाइयों को मारा था, या कोई अलग कोई मामला है जिसके कारण, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये लोग। हो सकता है कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जब विटनेस प्रोटेक्शन की बात की जाती है, तो पुलिस का ये भी कहना है कि विटनेस प्रोटेक्शन में इनको खुद हमें बताना चाहिए था कि हमारे लोगों को या हमें धमकी मिल रही है। और अशबाब जो है वो 40 विटनेसेस थे इस केस में, इनके भाई के मर्डर, उसमें ये एक था। तो उनका ये कहना है कि उन 40 विटनेसेस में से किसी ने भी आज तक पुलिस को ये नहीं बताया कि उनको किसी तरह की धमकी मिल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वायलेंस हुआ था, वायलेंस के दौरान जब मर्डर हुए थे इतने सारे, तो उस दौरान सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? जितने भी सारे विटनेसेस थे, चाहे वो यही केस हो चाहे और भी सारे केसेस हो। जी ये बताए आलोक कि एक तो अशबाब की जो परिवार है, आपने कहा कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, दूसरे जगह उनको शिफ्ट करना पड़ा था, तो इन्होंने कहाँ शिफ्ट किया? क्या ये वही कैंप्स में रह रहे जहाँ पर मुजफ्फरनगर के जो दूसरे परिवार है वहाँ शिफ्ट हुए थे? क्या उसी कैंप्स में रह रहे? दूसरा बड़ा सवाल आपसे ये पूछना था कि विटनेस प्रोटेक्शन की बात आपने की, क्या कभी भी पुलिस ने अशबाब या अशबाब के परिवार को ये बताया था कि अगर आप चाहे तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है? ये इन्फॉर्मेशन क्या उनको दी गई थी? और वकील के पास शायद अशबाब ने ये कहा था कि उन्हें थ्रेट्स मिल रहे थे, उन्हें धमकियां मिल रही थी, क्या ये बात पुलिस तक वकील ने पहुंचाई थी? देखिए मैं शुरुआत करूंगा वहीं से जहां रहते थे ये लोग। मंसूरपुर टाउन में रहते थे और एक टाउन से दूसरे टाउन जो कि दूसरे टाउन इनको आना पड़ा था। और जिस दौरान ये घटना हुई उस दौरान इनके परिवार को लगातार धमकी मिल रही थी। इसके फादर का ये कहना था कि पिछले 2-3 सालों से धमकी मिल रही थी और अभी 8 महीने पहले उनको दोबारा धमकी मिली थी। और फरवरी में जाकर के उन्होंने उसके बेटे ने उनको बताया था कि फरवरी में कि उसको धमकी मिली है। और उसके बाद जो इनका लॉयर था, अगर मैं बात करूं तो लॉयर नासिर अली से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने एक चिट्ठी लिखी थी जो कि एसएसपी को लिखी गई थी चिट्ठी, और वो चिट्ठी लेकर के अशबाक लेकर के चिट्ठी चला था वहां से। अब हालांकि वकील का ये कहना है कि उन्हें ये नहीं पता कि अशबाब ने वो चिट्ठी एसपी को दी या नहीं दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसएसपी को जब नहीं दी चिट्ठी, या अच्छा इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अशबाब
ही अकेला आदमी था इनके परिवार में जो सारे केसेस को परसू कर रहा था। जब हमने इसके फादर से बात किया तो उन्होंने ये बोला कि अशबाब ही अकेला बेटा था जो, हालांकि इनके परिवार में 7 बेटे हैं लेकिन इनमें से अकेला अशबाब था जो सारे केसेस को परसू करता था, लीगैलिटीज़ जानता था, कोर्ट में जाना, वकीलों से मिलना, सारा वही करता था। तो इसी कारण से अशबाब को ही सारी चीज़ों का इल्म था और केस का उनको ये नहीं पता कि पुलिस को उसने चिट्ठी दी थी या नहीं दी थी, लेकिन पुलिस फिलहाल ये मेंटेन कर रही है कि उनके पास किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट नहीं आई थी और जिसके कारण उन्होंने विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं दी थी। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विटनेस प्रोटेक्शन का कोई भारत में इस तरह का कोई कानून या प्रावधान नहीं है जिसमें हम कह सकें कि विटनेस को प्रोटेक्शन दिया जाना होता है जैसे ही। इसमें बस केवल एक इतनी सी ही बात होती है, जब कभी विटनेस मर्डर या किसी बड़े केसेस में रहता है तो उसे या तो लोकल पुलिस को बताना पड़ता है या तो पहले लोकल पुलिस को बताना पड़ता है या तो कोर्ट को उसे बताना पड़ता है और कोर्ट के आदेश के बाद ही उसको विटनेस मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा इसको क्या कहेंगे, लेकिन यही एक बेसिकली लीगैलिटीज़ की बात करें तो यही एक लीगल प्रोसीजर है विटनेस मिलने का। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी से। आलोक सिंह हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से हमारे लिए ये रिपोर्ट लेकर आ रहे थे। चलेंगे मंदार सीधे हमारे पैनलिस्ट के पास। अब्दुल गांधी हमारे साथ है, एसपी के प्रवक्ता है। प्रकाश सिंह पूर्व डीजीपी रह चुके यूपी के। रमाकांत गौर वरिष्ठ लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर है। और आलोक अवस्थी भी जुड़ रहे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। शुरू करते हैं यहाँ पर अब्दुल गांधी, आपसे सीधा सवाल है अब्दुल जी, यहाँ पर अशबाब के खून का जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि व्यवस्था है इसका जिम्मेदार, क्योंकि जब पता था कि केस चल रहे हैं और धमकी आ रही हैं और बहुत संवेदनशील हैं ये सारे के सारे केसेस, क्योंकि हर वक्त जो है दूसरे पक्ष की ये कोशिश रहती है कि डरा धमकाकर जो है केस वापस करा लिया जाए या कंप्रोमाइज़ करा लिया जाए। और सरकार ने भी जो उसमें मुलजिम थे बहुत सारे केसेस उनसे वापस ले लिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो ऐसे लोगों को कोई अब डर नहीं है क्योंकि उनके केसेस भी वापस हो चुके हैं। जिनके केसेस वापस नहीं होने लगता है कि उनके केसेस वापस हो जाएंगे या डरा धमका के वापस कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था है वो जिम्मेदार है। आप ही देखिए लखनऊ के अंदर क्या हो रहा है, पुलिस वाले जाकर घर में डकैती डाल रहे हैं। विवेक तिवारी को जो है मार देती है पुलिस इसलिए कि वो उनका कहना नहीं मानता और दिन दहाड़े मार देती है। ये बिल्कुल जो है कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। लोग जो है आज जेलों में मार दिए जाते हैं। आज जेलों में लोग जो है तफरी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। तो किस तरह का कुशासन उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है ये हम भली भांति जानते हैं। आज देखिए महिलाओं के प्रति 24% घटनाएं बढ़ चुकी हैं। आज क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एनसीआरबी का डाटा दिखाता है कि किस तरह से पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा है। पुलिस जो है निरंकुश हुई है। माननीय मोदी जी, योगी जी की जो ठोक दो की नीति है उससे जो है कहीं ना कहीं एक फर्क पड़ रहा है कि पुलिस वाले निरंकुश होते जा रहे हैं और उन्हें जो जनता का ध्यान रखना चाहिए वो जनता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो विटनेस प्रोटेक्शन का कानून है वो आना चाहिए। दूसरे देशों में यह कानून है कि विटनेस को प्रोटेक्शन दी जाती है। देखिए डरा धमकाकर बहुत बार विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो रिट्रैक्ट करा लिया जाता है, वापस करा लिया जाता है और फिर उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो मैं समझता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरफ सोचना चाहिए कि किस तरफ विटनेस प्रोटेक्शन कानून को लाया जाए और मैं समझता हूं कि इसमें सभी सरकारों की जिम्मेदारी है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। जी प्रकाश सिंह, सवाल आपसे है, पुलिसिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। जब भी देखा गया है कि दंगे फसाद होते हैं तो दंगे फसादों के बाद जिस तरह की ऐसे वारदातें सामने आती है जहां पे लोग अपनी जानें खो बैठते हैं और उस वक्त जब पुलिस की भूमिका होती है, पुलिस किसी न किसी तौर पर दंगे और फसाद का जो एक बहुत बड़ा संगीन अपराध होता है उसमें ना फंसाकर किसी निजी अपराध में ऐसे वक्त उन मर्डर्स को उस तरह के अपराधियों को ढालने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि इस पूरे बारे इस घटना के बाद भी जो अशबाब जो था उसके जो 2 भाई इन दंगों में चल बसे थे तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ होगा? क्या इस तरह की कोई आशंका आपको लगती है? क्या आपको ये भी लगता है कि विटनेस के तौर पर उसे ठीक से उसकी हिफाजत नहीं की गई?
पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब भी कोई दंगा होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, तो पुलिस की भूमिका बहुत ही दुष्कर हो जाती है, बहुत ही कठिन हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, दो वर्ग के लोग, दो समुदाय के लोग एक दूसरे से टकराते हैं। अब उसमें तरह तरह के वर्शंस आते हैं। उस वर्शन में क्या सच्चाई है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। समस्या और कठिन तब हो जाती है जब उसमें वकील घुस जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा कठिन तब हो जाती है जब उसमें नेता लोग भी घुस जाते हैं, उसको राजनीतिक रंग देने लगते हैं। कुल मिला के तस्वीर बहुत ही धूमिल हो जाती है, और पुलिस के लिए क्या सच है क्या झूठ है पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और रिपोर्ट दर्ज कराते समय और दिक्कत होती है। एक रिपोर्ट दर्ज होती है, लगता है अतिरंजित है, दूसरी रिपोर्ट भी अतिरंजित होती है, उसको भी दर्ज करना पड़ता है। ऐसे माहौल में सच्चाई तो यह है न तो सही रिपोर्टें लिखी जाती हैं और सही मुलजिम को पकड़ने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। मेरा ये मानना है कि फिर भी पुलिस को अपनी भूमिका, इन सब दिक्कतों के बावजूद भी अपनी भूमिका को निष्पक्ष ढंग से अदा करना चाहिए। और रिपोर्टें अगर लोग सोच समझने के बावजूद भी गलत लिखाते हैं, अतिरंजित करके लिखाते हैं, तो पुलिस के लिए मजबूरी है उसको लिखे, और उसके बाद तफ्तीश के दौरान फिर अगर जो तथ्य सामने आते हैं, पता चले कि साहब फला आदमी को गलत फंसाया गया है, तो उसको अपना इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको निकालते जाए कि भाई ये गलत है और इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट सही बनती है, उसको लिखे। पर मुश्किल ये हो गया है कि ये सब बातें कहना तो बहुत आसान है, पर जब आप काम करते हैं तो फिर मालूम होता है इधर से राजनीतिक दबाव आ रहा है, उधर से राजनीतिक दबाव आ रहा है, कोई और प्रेशर ग्रुप है वो अलग लग रहा है। कुल मिला के स्थिति बड़ी मुश्किल हो गई है। पुलिस को अपनी निष्पक्ष भूमिका जहां वो निभाना भी चाहती है, वो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। और हमने ये देखा है कि कई बार जो कम्युनल रॉयट्स होते हैं उनकी तस्वीर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बहुत ज़्यादा विकृत हो जाती है या भ्रंश हो जाती है, और सच्चाई मुश्किल हो जाती है। अब रहा ये बात विटनेस प्रोटेक्शन का, इस मामले में देखिए, पहली बात तो मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। पहली बात तो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट इस देश में अभी लागू नहीं हो पाया है, और अगर लागू भी होगा तो मतलब देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करना और उसको सही ढंग से चलाना दूसरी बात है। अब आपने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट मान लीजिए लगा दिया, अब मुजफ्फरनगर के दंगे में कितने विटनेसेस होंगे? मैं समझता हूँ कम से कम 500 विटनेसेस तो होंगे ही। अब आप विटनेस, केवल की विटनेस या बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस को तो प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, पर अगर आप कहिए कि सारे विटनेस को दे दें तो पुलिस को थाना बंद करके केवल विटनेस प्रोटेक्शन का काम करना पड़ेगा। आप जो पुलिस की जो जनशक्ति है उसको तो बढ़ा नहीं रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में बयान आया था कि मतलब जो एग्जिस्टिंग सैंक्शंस हैं, जो स्वीकृतियाँ हैं, उसमें भी करीब 5 लाख की वैकेंसीज़ हैं, पूरे हिंदुस्तान भर की वैकेंसीज़ हैं। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है तो उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी उसको भरने की कोशिश की जा रही है, पर ये तो केवल सैंक्शन स्ट्रेंथ है। जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, जो होना चाहिए, उससे अभी भी बहुत कम है। अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ हमारी करीब 180 आती है 1 लाख के ऊपर, 1 लाख की जनसंख्या पे, और ये 180-82 जो है ये कागज़ पे है सैंक्शन। वास्तव में एक्चुअल कितना उपलब्ध है वो बहुत कम है, और होना चाहिए 222। तो मतलब पुलिस के ऊपर इतने तरह के प्रेशर्स हैं और इतने तरह के काम उसको करने पड़ते हैं कि फिर विटनेस प्रोटेक्शन का काम भी किया जा सकता है अगर आप उसको सीमित रखें और एकदम गिने चुने महत्वपूर्ण व्यक्तियों तक ही उसको सीमित रखें। जी प्रकाश जी, आप जो कह रहे हैं, जी बात आप जो कह रहे हैं बात सही है, लेकिन यहाँ पर आलोक अवस्थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भले वो मुजफ्फरनगर के दंगों से नहीं जुड़ा हो, भले वो एक खून का या मर्डर का केस हो, तब भी ये डबल मर्डर का केस है, और डबल मर्डर का ये अकेला गवाह था। तो इस गवाह की यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन, या इस गवाह अगर कह रहा है कि उसे लगातार उसे धमकियां मिल रही है, तो क्या इसे और संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये बात सही है कि ये जो मामला है, जो जिस पे ये गवाह था, ये मुजफ्फरनगर दंगों से मतलब नहीं है। जो उनके जो 2 भाई मारे गए थे वो अवैध संबंधों के कारण मारे गए थे, उस पर पुलिस ने वर्कआउट भी किया, उसी में गवाहियाँ भी चल रही हैं। लेकिन इसकी मृत्यु किसी की भी हो ये उचित नहीं है, और कानून का राज है प्रदेश के अंदर। निश्चित रूप से जिन्होंने भी इसको मारा होगा उनको वर्कआउट करके पुलिस निश्चित रूप से सलाखों के बिछावे में डालेगी।
टीमें लगाई गई हैं और निश्चित बात मान के चलिए कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी करेंगे। रही बात क्राइम कंट्रोल की, देखिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब आई थी उसके पहले की सरकारों की जो स्थिति थी, पुलिस का मोरल डाउन था, पुलिस के अफसरों की हत्याएं हो रही थी, चाहे प्रतापगढ़ में सीओ जियाउल हक की हत्या हुई हो, चाहे बिजनौर में सीओ तंजील अहमद की हत्या हुई हो, चाहे मथुरा में एसपी मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई हो, और यहाँ तक कि लखनऊ के अंदर एक सीओ थे राजेश साहनी, उनको जीप के बोनट पे बांध करके घुमाया था। ये समाजवादी पार्टी का चेहरा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके प्रवक्ता भी काफ़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों से हमने सबक लिया और हमने पुलिस को मजबूती दी। उसका कारण है कि आज अपराधी गले में तख्ती डाल करके घूमता है और कहता है मैं अपराध नहीं करूँगा। अधिकतर 13,000 से अधिक अपराधी जमानत निरस्त करा करके जेल में जा चुके हैं। 8,000 से अधिक अपराधियों को हमने आलोक जी 4,000 अपराधी लगभग ये रिकॉर्ड इनामी अपराधी जी। आलोक जी, ये रिकॉर्ड आपके प्रवक्ता बार बार गिना चुके हैं इस चैनल पर। जब भी हम ये सवाल उठाते तो यही हमें सुनने मिलता है। लेकिन मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए। एक ही परिवार के 3 भाई, तीनों को भून भून कर यहाँ मारा गया है। पहले 2 भाइयों को मारा गया, उसके बाद उनके मौत की, उनके मर्डर की गवाही देने जो भाई पहुंचा, छोटा जो उनका भाई पहुंचा, उस भाई को भी यहाँ मारा गया है। जिसका मतलब साफ है कि गुंडों को यूपी में पुलिस से डर नहीं लगता। जिन गुंडों को पकड़ के अंदर किया था, जेल में किया था, जो अक्यूज्ड है, जो बेल पर बाहर आए हैं, उसके बाद जो है इस लड़के को मार डाला है। हियरिंग के पहले अशबाब की मौत हुई है, मर्डर हुआ है। मौत बहुत दुखद है, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, अशबाब की मौत अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि अशबाब के द्वारा या अशबाब के परिवार के द्वारा कोई भी शिकायत पुलिस के पास नहीं करी गई थी कि हमको थ्रेटनिंग्स आ रही हैं या हमको रोका जा रहा गवाही देने से। अशबाब अपनी गवाही दे भी चुका है पहले से। और मुझे जो जानकारी मिली है, इस मामले में 40 से अधिक गवाह हैं, खाली अशबाब अकेला गवाह नहीं था। और अशबाब अपना व्यापार कर रहा था, यहाँ से काफ़ी दूर जाकर के दूध बेच रहा था। अगर उसको भय होता तो वो व्यापार भी नहीं करता और पुलिस के पास जाता। तो सबसे बड़ी बात है, जब पुलिस के पास गया नहीं और अगर पुलिस के पास जाता और पुलिस उसको प्रोटेक्शन नहीं देती तो निश्चित रूप से हम उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करते। लेकिन आप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने भी इस निर्दोष की हत्या करी है, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पे हम डालेंगे। हम किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं और किसी को छूट नहीं देंगे। जी अब्दुल गांधी, आपने अगर गौर से सुना होगा आलोक जी का बयान जो भी है, उसमें आपने एक बात सुनी होगी कि उन्होंने एक तरह से एक तो न्याय की बात कर दी एक तरह से कि ये जो पूरी घटना घटी थी, जो 2 लोगों को मारा गया था वो अवैध संबंधों से की वजह से मारा गया था, ना कि दंगे फसाद में मारा गया था। तो ऐसे हाल में इस तरह से अगर वो भी अपना नतीजा निकाल लेते हैं तो फिर आगे जाके क्या कह सकते हैं, क्योंकि अशबाब तो एक विटनेस था इस पूरी हत्या के की जो तहकीकात हो रही है वो पूरी नहीं हुई है। देखिए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरी तरह से चीज़ों को नकारते हुए पाए गए और बचते हुए पाए गए। ये हकीकत से अवेयर नहीं है। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो ओवरऑल सुरक्षा का क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन देंगे उन्हीं की सुरक्षा होगी। यानी कि प्रदेश में आज जंगल राज है। आज आप देखिए बुलंदशहर में क्या किया गया। बुलंदशहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग, बजरंग दल के लोगों ने एक पुलिस वाले को सरेआम जो है वो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पर मार दिया और भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक उन लोगों को, योगेश राज और दूसरे लोगों को बचाती रही। गांधी जी, बुलंदशहर की घटना में तो दंगा फैलाने का प्रयास किया गया था, खड़े होने वाले हैं। पुलिस आप सुन लीजिए, आलोक जी, सुनने का मार्ग रखिए। ये डिबेट का फॉर्मेट ये नहीं है आलोक जी, डिबेट का फॉर्मेट ये नहीं है। बीच में मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैंने आपको सुना। अभी आप देखिए 1-1.5 साल पहले एक बूढ़ी महिला जो विटनेस थी और उन्होंने प्रोटेक्शन भी मांगा था पुलिस से। देखिए, अरे आप सारे जुमला पार्टी हैं, जुमले बोलते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। तो 1.5 साल पहले का केस है। एक बुजुर्ग महिला जो विटनेस थी किसी केस में, अपने बेटे की मौत में, उसको इसी तरह से भून दिया गया था। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और इनकी पुलिस कुछ नहीं कर पाई और आज तक वो केस वर्कआउट नहीं हुआ है। और आप देखिए लखनऊ जैसे शहर में जहां पर ये क्लेम करते हैं कि सुरक्षा प्रदान कर दी है, वहां पुलिस वाले घर में जाके सुनिए ना। आलोक अवस्थी, आपको सुनना होगा, आपको समय मिलेगा, आपकी बात रखने के लिए आपको समय मिलेगा।
आज आलोक वो अवस्थी दुनिया में नहीं है। नहीं, आलोक अवस्थी, आप रुक ही नहीं रहे, आप उनकी बात, लखनऊ में उनको देखिए, अपनी सुन बात नहीं रखने सकते। तो दीजिए। देखिए इनको सच सुनने की आदत नहीं है, इसीलिए बार में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने इनको बहुत आराम से सुना। लखनऊ जैसे शहर में पुलिस वाले जाकर घर में डकैती डाल रहे हैं, तो किस तरह की पुलिस व्यवस्था दी है आपने? 24% जो है महिलाओं के प्रति जो है अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ चुके हैं। आपके विधायक जो है बलात्कार कर रहे हैं, आपके विधायक जो पीड़िता है उसके पिताजी को मार देती है और आपकी पुलिस खड़े हुए देखती है। तो किस तरह की व्यवस्था दी है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जो है हिंदू युवा वाहिनी के लोग, भारतीय युवा मोर्चा के लोग आज थानों में बैठकर जो है हमारे जो है पुलिस अफसर से गाली गलौज करते हैं। आज जो है व्हाट्सएप पर एक लिस्ट आई थी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर कितने रुपए में किया जा रहा है, ये पूरी की पूरी लिस्ट थी। किस तरह से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक जिम ट्रेनर जिसके खिलाफ एक भी केस नहीं था, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया ताकि पुलिस को प्रमोशन मिल सके। तो ये आपकी पुलिस व्यवस्था है। आज लोग जेल में जो है ऐश कर रहे हैं, अपराधी ऐश कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सब लोग जो है उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए। जिस प्रदेश में चीफ मिनिस्टर साहब का खुद का आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो। नहीं, एक सेकंड, लेकिन अब्दुल जी, ये इस चर्चा, ये जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में हम सीमित रहेंगे। जो मुजफ्फरनगर की जो बात है उस पर सीमित रहेंगे। बाकी जो आपके एक दूसरे के ऊपर तूतू में है उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दे, रमाकांत गौर हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। आलोक जी और अब्दुल जी, आपको अनुरोध है कि आप थोड़ा शांत रहिए, सुनिए बात, चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। रमाकांत गौर, आपसे सीधा सवाल है, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, एक विटनेस को सरेआम मारा गया है और लगातार ऐसे स्थिति दिख रही है, जो हमारे संवाददाता वहां पे गए थे, जिस तरह से बात सामने आई है, जो आदमी जान खो बैठा है, उसकी बीवी ने जो बयान दिया है उससे ये दिखता है कि इस पूरे परिवार के ऊपर एक तरह से डर का साया था। और ऐसे वक्त लगता ये भी है कि इसे किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, जबकि उनकी गवाही सामने थी। अब ये गवाह नहीं बन पाएंगे और ये पूरा केस जो है वो एक तरह से ढीला हो चुका है। आपका क्या कहना है? इस एक घटना में दुर्दांत अपराधियों ने साक्ष्य को ही नहीं, साक्षी को भी मिटा दिया। और ये घटना सिर्फ एक परिवार और व्यक्ति को जो झकझोरने वाली नहीं है। अगर हम इसके स्टैटिस्टिक्स देखें तो लगभग 65 मर्डर हुए और लगभग 51,000 परिवार वहां से विस्थापित हो गए। जी, ये घटना इतनी बड़ी घटना थी। जब हम इसी घटना को या ऐसी किसी घटना को कश्मीर में देखते हैं तो हम आतंकवाद का नाम देते हैं। इसी घटना को उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो एक सॉलिटरी अपराध के रूप में देखते हैं। ये दृष्टिकोण भिन्न हो गए। वहां भी ये आतंकवाद था, यहां भी ये आतंकवाद है। 27 अगस्त 2013 को जो घटनाएं हुई, जो हत्याएं हुई, जो इतना बड़ा तांडव हुआ, उस विप्लव तांडव के विरुद्ध हम आज 2019 में 6 साल 7 महीने के बाद भी ये नहीं तय कर पाए हैं कि उसका ट्रायल खत्म हो जाए। जी, आज भी हम अपराधियों को न्याय व्यवस्था के तहत दंड दिलाने में अक्षम रहे, यह बात बिल्कुल साफ है। अब बात आती है कि एक साक्षी को क्या हमारी पुलिस या हमारा अभियोजन पक्ष पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे पा रहा था या देना नहीं चाहता था? ये बात आज एक राजनीतिक व्यक्ति कहें कि साहब उस व्यक्ति ने, उस साक्षी ने पुलिस को अनुरोध नहीं किया कि मुझे सुरक्षा प्रदान करें। क्या वह पुलिस अधिकारी सो रहे थे जिनको ये नहीं दिख रहा था कि इतने बड़े हिंसा के तांडव का साक्षी है और इस साक्षी को अगर हम सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे जी, तो हम न्यायिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं? क्या पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को याद कराना पड़ेगा? क्या साक्षी को अनुरोध करना पड़ेगा हर केस में? और वो भी उस केस में जहां कुछ हजार व्यक्ति विस्थापित कर दिए गए, 65 आदमी मारे गए, उसके बावजूद भी अगर अभियोजन और पुलिस ये बात कहें अपने राजनीतिक आकाओं के तहत कि साहब ये साक्षी ने हमको अनुरोध नहीं किया था, तो ये अक्षमता का साक्षात उदाहरण है। जी, ये उदाहरण है, ये बात इस बात की परिचायक है
ये आज न्याय और व्यवस्था अपने चरमराते हुए बिंदु पर आ गई है, और ये बात उन पुलिस अधिकारियों को सोचनी होगी, उस प्रशासन को सोचनी होगी कि इन राजनीतिक लोगों की तो राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी, पर न्याय को देना, न्याय प्रदान कराना, न्याय प्रक्रिया में, न्याय प्रणाली में उनका एक अहम स्थान है और उन्हें अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को परिपालन करना होगा। जी जी रमाकांत जी, और एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट भले हमारे भले विटनेस प्रोटेक्शन के लिए कानून नहीं बना हो, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा डिटेल हमें दे सके, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम नाम की एक स्कीम है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्टेंस दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बात भी की थी और सरकारों को, राज्य और केंद्र सरकारों को ये भी शायद कहा गया था कि वो उसे लागू करे। कविता जी, सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र चावला एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा ये बात, और सुप्रीम कोर्ट ने ही सितंबर 2006 में पुलिस रिफॉर्म की बात भी कही। तो सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश दे सकता है, मार्गदर्शी हो सकता है, पर कार्य करना प्रशासन का काम है। जब जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश देता है तब तब ये और वो राजनीतिक दल कोई भी रहे हो, क्योंकि वो कांग्रेस रहा हो, भाजपा रही हो या अन्य दल रहे हो जी, केंद्र में या पक्ष में या विपक्ष में, किसी ने भी इस बात में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई कि इन साक्ष्यों को एक संरक्षण दिया जाए या उनके देश में या प्रदेश में जहां भी वो शासन करते रहे, उन पुलिस रिफॉर्म्स को सुप्रीम कोर्ट के आज्ञानुसार पालन किया जाए। जब वो नहीं हो पा रहा जी जी रमाकांत जी, बहुत रमाकांत जी, और एक छोटा सा सवाल यहाँ पर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर या दिशा निर्देश जैसे आप कह रहे जो था कि आप विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू करें, क्या इसे लागू करने के लिए पहले केंद्र को कोई कदम उठानी जरूरी है कि राज्य सरकार खुद आगे बढ़कर इसे लागू कर सकती है? देखिए, राज्य सरकारों के पास अपने आप में पूरी पावर है, तो पूरी शक्ति है, वो सक्षम है इस विषय में, उस संदर्भ में कार्य करें। और अभियोजन पक्ष को खुद इसमें आगे आके अदालत में कहना पड़ता कि साहब ये विटनेसेस की जान को खतरा, इनको करा लो, इतने दिन पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है इनको। ये एक छोटा मसला नहीं है, ये एक बहुत अहम मसला है जो जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। इस मसले में भी यदि हम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को नहीं लागू कर पाए सुप्रीम कोर्ट की आज्ञानुसार, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी, और जहीरा हबीबुल्लाह शेख के केस में भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि विटनेसेस को आप प्रोटेक्ट किए, अदरवाइज तो ये क्रिमिनल ट्रायल मखौल बन जाएगा। हम क्रिमिनल को दंड दिला पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। रमाकांत जी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौट कर आएंगे और इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे। बने रहिए नेशन नाउ के साथ। आपका फिर एक बार स्वागत है नेशन नाउ में। नेशन नाउ में हम चर्चा कर रहे हैं मुजफ्फरनगर 2013 में जो 2 हत्या हुई थी दंगों के बीच में, उन हत्याओं के बारे में जो विटनेस था, उस विटनेस की ही अब हत्या हो चुकी है और इस हत्या के पीछे क्या मानसिकता हो सकती है उसकी चर्चा चल रही है। सबसे पहले फिर एक बार सवाल करना चाहूँगा प्रकाश सिंह जी को, जो कि फार्मर डीजीपी रहे हैं यूपी के। प्रकाश सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जो एक तरह से जो अब रमाकांत गौर जी ने जो भी कहा था कि जो पूरी व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था एक तरह से चरमरा गई है, एक तरह से जो गंभीरता दिखानी चाहिए इस तरह के संगीन अपराधों के बाद पुलिस व्यवस्था ने वो क्या आपको लगता है कि उतना संगीन अपराधों के बारे में पुलिस सोच रही है और उतनी गंभीरता से इन्हें ले रही है? देखिए, रमाकांत जी ने जो बातें कही हैं उसके प्रति मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा और बड़ी विनम्रता से उनसे असहमति व्यक्त करना चाहूँगा। पहले तो उन्होंने अपने वक्तव्य में उत्तर प्रदेश और कश्मीर का कंपैरिजन किया। मैं समझता हूँ ऐसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इस तरह का कंपैरिजन उनको नहीं करना चाहिए। कश्मीर की समस्या को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है और उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। कश्मीर में जो भी अपराध होते हैं, किसी की हत्या हो या किसी का अपहरण हो, उसके पीछे उस व्यक्ति से
दुश्मनी उसका कारण नहीं होती। वो तो जो भी हमला होता है, जो भी अपराध होता है, वो एक इंडियन स्टेट पे, एक भारत की सत्ता पर वो हमला होता है। जब किसी फौजी का अपहरण होता है, किसी फौजी की हत्या होती है, किसी पुलिसकर्मी की हत्या होती है, तो एक इंडियन स्टेट पे हमला होता है। और अगर किसी समाज के भी किसी आदमी को मारा जाता है तो इसलिए कि उसने शायद कहा जाता है वो पुलिस का इन्फॉर्मर है, इसलिए मारा जाता है। तो कश्मीर में जो घटनाएं होती हैं वो देश को तोड़ने के लिए, कश्मीर को देश से अलग ले जाने के लिए, अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए होती है, और उसको करने की प्रक्रिया में आतंक की घटनाएं होती हैं। आतंक की घटना में कोई दुश्मनी से आतंक नहीं होता है। 40 आदमी जब सीआरपी के मारे गए तो 40 सीआरपी आदमियों से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं, लेकिन माफ कीजिएगा, समय की कमी है, समय की कमी है। हम यूपी की बात अगर करेंगे, ठीक है, आपने आपका पक्ष रखा है उसके ऊपर, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि आतंकवाद और अपराध को एक सामान्य अपराध, क्रिमिनल एक्ट ऑफ मर्डर, और आतंकवाद को इक्वेट करना बहुत बड़ी गलती है, और ऐसा मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने ऐसा किया। अब रही कानून व्यवस्था और उसका चरमराना, देखिए मुझे इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, और वो दिनों दिन हालात गिरते ही जा रहे हैं। और उसके दो बहुत बड़े कारण हैं। ऐसे तो कारण एक घंटे में बोलना पड़ेगा, पर दो बहुत बड़े कारण जो हैं, एक तो पुलिस फोर्स का राजनीतिकरण या राजनीतिक प्रभाव में पुलिस का काम करना, और दूसरा बड़ा कारण है पुलिस में जनशक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी। जनशक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर माने ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशंस है, फोरेंसिक सपोर्ट है, इत्यादि इत्यादि। ये दो बहुत बड़े कारण हैं, और इन दो कारणों से निजात दिलाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जी, पुलिस सुधार की बात सुप्रीम कोर्ट ने की, रमाकांत जी ने भी उसका उल्लेख, जी माफ कीजिए, वक्त की कमी है, उसका उल्लेख किया। सवाल यह है कि जी माफ कीजिए, वक्त की कमी है। दूसरे पैनलिस्ट से भी बात करना चाहूंगी। अब्दुल गांधी, जरूर कमजोर हो रही है अब्दुल गांधी, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि पुलिस बहुत निष्पक्ष भाव से काम करती है, क्योंकि हमेशा राजनीतिक दबाव में रहती है और हर तरह के दबाव उसके ऊपर रहते हैं। तो दबाव, कभी वो समाजवादी पार्टी के दबाव में काम करती है, कभी बीजेपी के दबाव में काम करती है। अब उसको दबाव से मुक्त करने के लिए व्यवस्था में जो परिवर्तन लाना है वो क्यों नहीं लाते? जब तक वो नहीं लाते हैं, पुलिस की राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, को चरमराने का आरोप लगाना या जी माफ कीजिए प्रकाश जी, वक्त की कमी है। अब्दुल गांधी, सीधा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है, एक सेकंड, मुझको आप 2 मिनट में नहीं दे रही हैं। एक सेकंड अब्दुल जी, सीधा सवाल है आपसे। जैसे रमाकांत जी बता रहे थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्कीम है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, वो राज्य सरकार भी लागू कर सकते हैं। जब मुजफ्फरनगर दंगे जैसे संवेदनशील यहाँ पर संवेदनशील घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या आपको नहीं लगता कि तब जरूरी हो गया था कि इस तरह का स्कीम राज्य सरकार लागू करे? देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू होनी चाहिए, विटनेसेस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन कई जगह जो है व्यवहारिक और जो कुछ इस तरह की कॉन्स्टेंट्स रहती हैं जिसकी वजह से नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि विटनेसेस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दूसरी बात, अभी यहाँ पर पुलिस के पोलिटिसाइजेशन की बात हो रही थी। हमारी पार्टी पुलिस के बिल्कुल पोलिटिसाइजेशन के खिलाफ है। हम मानते हैं कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक न्यूट्रल एंटिटी है, उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए। लेकिन हमने पिछले बार अभी कुछ दिन पहले केस देखा कि बहुत सीनियर IPS ऑफिसर जो कि बहुत बड़े लेवल पर हैं, उन्होंने लेटर लिखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं, और सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी की बात कर रहे थे। तो इस तरह से पुलिस फोर्स का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। पुलिस एक न्यूट्रल एंटिटी है, उसको जो है सारे प्रभावों को नकारते हुए जो भी जनता के हित में है, जो भी IPC, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी दूसरे लॉज कहते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है वो सरकारों को लागू करनी चाहिए। अब्दुल जी माफ कीजिएगा, समय की कमी है। आलोक जी, आपके पास भी गुजारिश करूंगा 30 सेकंड्स में आपका क्या कहना होगा इस बारे में। इस बार ये बहुत ही संजीदगी से ये मामले को देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा उसमें बैकग्राउंड है 2013 के दंगों का, और जो तफ्तीश होगी आने वाले समय में क्या उतनी ही संजीदगी के साथ होगी? बिल्कुल होगी, और पुख्ता तौर पे होगी। पहले जो क्राइम रेट था और क्राइम का जो सॉल्व करने का जो परसेंटेज था वो 55 से 60% रहता था। हमारी सरकार आने के बाद से वो परसेंटेज 96% तक गया हुआ है, जिसमें कि केस वर्कआउट करके और मुलजिम को सजा दिलाई जा रही है।
अब रही बात मुजफ्फरनगर दंगे की, चूंकि बात आ ही गई है तो मैं इसमें भी प्रकाश थोड़ा डालना चाहूंगा। नहीं, इतना समय नहीं है, माफ कीजिएगा आलोक जी, माफ कीजिएगा आलोक जी, इतना समय नहीं है, लेकिन बात यही है कि ये बात जुड़ी हुई है, चाहे उसमें दो पक्ष हो सकते हैं, आप बिल्कुल आपका पक्ष रखना चाहेंगे, लेकिन इतना समय नहीं है आलोक जी, बिल्कुल अतीत में जाने के लिए और उसके बारे में बात करने के लिए उतना समय नहीं है, इसलिए माफ कीजिएगा। जी बोलिए बोलिए। मेरे को आप 15 सेकंड दे दीजिए, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए ऐसा है कि उस समय 62 लोग मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? क्योंकि 2 भाई मार दिए गए थे दिन दहाड़े और पुलिस ने कोई उन पर कार्रवाई नहीं की थी। सत्ता के दबाव में उनके हत्यारों को छुड़वा दिया गया था। यहाँ तक कि दंगे के अपराधियों को मुख्यमंत्री आपकी पार्टी ने पूरा दंगा भड़काया था, हेलीकॉप्टर से भेज करके बुला करके दंगे में इन्वॉल्व थे उन लोगों को आपने टिकट दिए और उनको एमपी एमएलए बनाया। पंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर के और उनसे केस भी हटा लिया आपने। ये सब पता है, ये सब पता है, ये पब्लिक स्पेस में ये जानकारी सभी को पता है आलोक जी, ये जानकारी हम यही चाहते हैं कि इसके आगे कुछ ना घटे और पुलिस इसके बाद इस पूरे मामले को संजीदगी के साथ। जी माफ कीजिए, वक्त की बिल्कुल कमी है, यहाँ पर चर्चा यही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन अंत में हम यही कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आपको रास्ता दिखाया है, भले कानून ना हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, आप इसे लागू कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर जैसे दंगों के बाद जरूरी हो जाता है कि कोई भी जिम्मेदार राज्य सरकार इस तरह के स्कीम को लागू करे, नहीं तो एक अशबाब नहीं कई अशबाब को अपने जिंदगी से हाथ धोनी पड़ेगी। मंदार जी बिल्कुल, और साथ साथ जल्द से जल्द इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जाए और पुलिस संजीदगी के साथ इस पूरे मुद्दे को अपनाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है और बहुत ही पेचीदगी में फंस सकते हैं और मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं टालने के लिए हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसलिए ये गुजारिश है। हम यहीं पे रुकते हैं इस चर्चा में और हम मुड़ते हैं बाकी खबरों पर।